ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਨਸ ਏ ਮੰਥ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਪੀਏ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਹੈਲਥ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥੀ ਰਹਿਣ, ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰੂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਏਮਸ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਈਸ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, हाँ जी। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ इंट्रोडक्शन करवा दो, सारिਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ थोड़ा बहुत। सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं जो हूँ, आई एम डॉक्टर राजपाल, प्रोफेसर ऑप्थेमोलॉजी, आरपी सेंटर, एम्स। मैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के में जो नेत्र विज्ञान केंद्र है, जिसे राजेंद्र प्रसाद के नाम से जाना जाता है, वहां पर रेटिना के अंदर मैं हेड हूँ। ठीक है। और आज हम बात करेंगे आंखों के बारे में। हाँ जी। कि आंखों को कब कब जांच करानी चाहिए, ताकि हमारी आंखें का विजन ठीक रहे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, आंखों में बीमारियां हर एज में होती है, तो इसलिए हमें आंखों की जांच हर एज में करानी चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो है नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए, डिले नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे डिले होती है वैसे वैसे जो बीमारी बढ़ती है, और उसके बाद फिर उसका इलाज कराना संभव नहीं है। बिगनिंग में सिर्फ ये कहना चाहूँगा स्टार्टिंग में, कि हर आदमी सवेरे उठ के अपनी आंखों की जांच करे। मतलब एक आंख बंद करके दूसरी आंख से देखने का प्रयास करे कि दिखलाई देता है नहीं। अधिकतर लोगों को पता चलता है कि एकदम उनकी एक आंख की रोशनी कम हो गई है और उन्हें पता ही नहीं रहता। अवेयरनेस, पीपल आर नॉट अवेयर, children especially, they are not aware that their one eye vision is less as compared to other, and that is the one of the important cause of decreased vision in the children's. तो ये चिल्ड्रन में जिसे रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं, एम्ब्लोपिया कहते हैं इसको। ये एम्ब्लोपिया इतनी ऐसी बीमारी है कि अगर हम बचपन में ही बच्चों की आंखों की जांच कर ले और उनके चश्मे का नंबर, उनका आंखों का जो नंबर है वो उसको ठीक तरह से करेक्ट कर दे, तो इसमें जो है ब्लाइंडनेस से बच सकता है। एम्ब्लोपिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दोनों आंखों की पावर अलग अलग होती है, जिससे एक आंख जो है सप्रेशन में चली जाती है। ये ट्रीटेबल कॉज है, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रीटेबल कॉज है, जिसमें कि अंधेपन से, ब्लाइंडनेस से रोका जा सकता है। वैसे तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है, वैसे ही उसके कुछ दिनों बाद उसकी आंखें देख लेनी चाहिए, क्योंकि कंजेनिटल कैटरेक्ट, ग्लूकोमा इनके सिम्टम्स होते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर पता नहीं चलते। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पैदा होने पे अगर कोई आंखों में इन्फेक्शन हो तो मदर देख सकती है, जिसका इलाज हो सकता है। कभी कभी कुछ विटामिन की कमी से जो है, या इन्फेक्शन होता है, लूज मोशन होते हैं, उससे विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, जिससे दोनों आंखों की रोशनी, जिसे हम कहते हैं इन्फेक्शन से, या केरेटोमलेशिया कहते हैं, से जा सकती है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर ये ज़्यादा कॉमन है, बाकी जगह कम हो चुकी है। दूसरा, मैंने अभी रिफ्रैक्टिव एरर बोला है कि हर बच्चे की स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत उनकी विजन होना चाहिए, ताकि रिफ्रैक्टिव एरर का करेक्शन हो, और आई एग्जामिनेशन होना चाहिए। काला मोतिया बचपन में चाइल्डहुड ग्लूकोमा होता है, या कंजेनिटल ग्लूकोमा होता है, जल्दी से डिटेक्ट हो जाए, इलाज हो जाता है उसका, तो ब्लाइंडनेस से बचा जा सकता है। इसमें जिसे कंजेनिटल ग्लूकोमा कहते हैं, पानी आने लगता है और कॉर्निया धीरे धीरे वाइट हो जाता है प्रेशर बढ़ने से। इसके बाद स्कूल एज में मैंने बताया कि स्कूल एज में आई चेकअप होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव एरर हो गया, दूसरा कुछ कंडीशंस होती है जैसे कैटरेक्ट हो गया, ग्लूकोमा हो गया। ग्लूकोमा पे मैं बहुत ज़्यादा जोर देना चाहूँगा कि इस कंडीशंस के अंदर पेशेंट की रोशनी धीरे धीरे कम होती जाती है। दो ग्लूकोमा बहुत तरह का, मेनली दो होता है, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, ओपन एंगल ग्लूकोमा। लेकिन ये जो ओपन एंगल ग्लूकोमा है, इसमें धीरे धीरे रोशनी कम होती है और पेशेंट को पता नहीं चलता। तो तभी मैंने कहा, अगर रूटीनली
उनका आई चेकअप हो जाता है और पता चल जाता है कि आँख का प्रेशर हाई है या डिस्क चेंजेस है, तो उसका इलाज हो सकता है। जैसे अभी डॉक्टर सेठी ने बताया कि 19 साल का लड़का था, उसने कभी अपनी एक आँख से देखा ही नहीं या चेक ही नहीं कराया। तो अगर आप उसको चश्मा भी लगा हुआ, अगर आपको चश्मा लगा हुआ है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि हर साल आई सर्जन को दिखलाए, ताकि अगर आपका प्रेशर हो और आपकी आंखें में कोई चेंजेस हैं तो काला मोतिया, जिसे ग्लूकोमा कहते हैं, कि जल्दी से जल्दी पता चल जाता है और उससे जल्दी इलाज हो जाता है, तो ताकि जो है ना ब्लाइंडनेस से जो है बचा जा सकता है। ये ग्लूकोमा एडल्ट में भी होता है, लेकिन इसमें धीरे धीरे रोशनी कम होती है और जब तक पेशेंट हमारे पास आता है उसकी अधिकतर लोगों की रोशनी जो है आंखों की जा चुकी होती है। प्रॉपर टाइम पे आ जाए तो ग्लूकोमा जिसमें प्रेशर हाई होता है, प्रेशर कंट्रोल करके, जनरली जिसमें प्रेशर हाई होता है प्रेशर कंट्रोल करके उसकी रोशनी को बचाया जा सकता है। एक और जो मैं बात करना चाहूंगा कि कभी भी जैसे बच्चों में एलर्जी होती है, रेडनेस होती है, एलर्जी कंजक्टिवाइटिस होती है, वर्नल कंजक्टिवाइटिस, जिसमें आंखों में लालपन होता है, खुजली आती है, जनरली लोग घर के अंदर से ही या कुछ लोग दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले लेते हैं। इंडिया में ये ज्यादा कॉमन है, स्टीरॉयड दे देते हैं, ठीक है ना, स्टीरॉयड उसे कहते हैं स्टीरॉयड इंड्यूस ग्लूकोमा। तो कोई भी दवाई जो है ना बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं डालनी चाहिए। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एलर्जी कंजक्टिवाइटिस में कुछ लोग स्टीरॉयड दे देते हैं और उससे धीरे धीरे ग्लूकोमा हो जाता है और वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। स्टीरॉयड किसी भी रूप में लिया जाता है उससे भी ग्लूकोमा हो सकता है। अभी हमारे पास एक पेशेंट आए थे, जैसे वेट लिफ्टिंग करते हैं ये लोग हेल्थ बनाने के लिए, मसल बनाने के लिए, या किसी दूसरे कारण से स्टीरॉयड ले लेते हैं, उसमें भी रोशनी जा सकती है। जैसे कि अभी हमारे पास पेशेंट आया तो उसकी रोशनी चली गई। तो ग्लूकोमा एडल्ट में भी बहुत कॉमन है। क्वेश्चन ये है कि ग्लूकोमा प्रिवेंट को रोका जा सकता है अगर प्रेशर कंट्रोल हो जाता है तो एडल्ट के अंदर भी। कुछ डिजीज, अब मैं आऊंगा, कुछ बीमारियां हैं जो कि सिस्टमिक डिजीज जिनको होती है, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन या और कोई दूसरी बीमारी होती है, में इसका बहुत रोल है। तो डायबिटीज वाले पेशेंट्स को, एक तो डायबिटीज मिलिटस जो होती है मधुमेह की बीमारी जिसमें ब्लड शुगर बढ़ जाता है, इसका डिटेक्शन बहुत डिफिकल्ट है। काफी लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि उनको ब्लड शुगर हाई है। और डायबिटीज का पता लगना ही बहुत इम्पोर्टेंट है। और डायबिटीज जिनको है, जिनका ब्लड शुगर हाई है, तो उन्हें डायबिटीज को कंट्रोल करना, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, मेडिटेशन, डाइट, और फिर आता है ड्रग थेरेपी, इंसुलिन, ये सब चीजें। लेकिन इसमें जो फिजिशियन का रोल है, जो डॉक्टर का रोल है, वो ये है कि वो इनकी रेगुलरली आई चेकअप कराए। जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज होता है, जिनको शुरू से ही इंसुलिन लगती है, उनको 5 साल बाद में आंखों की चेक कराए। और जो एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज है उनको इमीडिएटली जो है आंखों की जांच कराए और फिर हर साल उनकी आंखों की जांच कराए। उसमें रेटिना, हाँ आते, उनमें रेटिना जो हाँ जी हाँ जी डॉक्टर सेठी, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਪਾਲ ਆਂਦੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ओरिजिन ਸਾਡੀ पेट ਹੁੰਦਾ, पेट ਤੋਂ ਹੀ ओरिजिनलिटी ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੈਸ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚੂਰਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो सानू उस टाइम ते ਉਹਦਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ओरिजिन ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਬਾਤ, ਪਿੱਤ ਔਰ ਕਫ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਾਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਬਾਜੂ ਰੋਗ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, है ना। पित्त ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ, ਐਸਿਡਿਟੀ, ਗੈਸ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਕਫ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਆਈਜ਼ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਫ ਰੋਗ, ਜਦੋਂ ਕਫ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ,
ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਅਲਰਜੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਔਰ ਕਫ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਿਨਚਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰੱਖੀਏ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ, ਸਾਡੇ ਗੈਸ ਬਣੀ ਤਾਂ ਬਣੀ ਕਿਵੇਂ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਧੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਰੂਟ ਤੱਕ ਜਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜੋ ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਕਫ ਰੋਗ ਜਦੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਣੀ, ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਟੈਲਿੰਗ ਅਸ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਕਫ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸੇਠੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹਾਂਜੀ। ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। जी, तो ये जो सिस्टमिक डिजीज है, डायबिटिक मिलिटस जिसे कहते हैं, मधुमेह की बीमारी जिसे कहते हैं, मैं फिर रिपीट करूंगा कि आजकल के टाइम में इसका डिटेक्शन बहुत जरूरी है, डायबिटिस का। और एक बार डायबिटिस पता चल जाती है, उसका कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद आंखों को हर साल दिखलाना चाहिए, ताकि जिससे डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, जिसमें रेटिना पर डायबिटिस का असर होता है, उसको जल्दी से डिटेक्ट किया जाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए। इसमें जल्दी डिटेक्शन में लेजर हो जाता है, और भी चीजें हैं जिससे कि ब्लाइंडनेस से बचा जा सकता है। अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है डायबिटिस की। इवन फिजिशियन को पता नहीं है, जो लोग डायबिटिस का इलाज करते हैं कुछ हद तक कुछ लोगों को पता नहीं है और वो डिटेक्ट नहीं करते। मैं ये भी कहूंगा कि जिनको ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करना चाहिए। फिर कुछ सिस्टमिक डिजीज होती है जिन लोगों को, उसमें भी ऑकुलर मैनिफेस्टेशंस होती है, बहुत सारी डिजीज होती है जिसमें कि ऑकुलर मैनिफेस्टेशंस होती है, आई इफेक्टेड होता है, जिसमें आई का इलाज करना चाहिए। और ठीक है सर। ग्लूकोमा को मैंने बता ही दिया, मैंने आप सारा शुरू से बताया कि बच्चों की आंखों की जांच करानी चाहिए। बहुत सारी बीमारियां होती है जिसका डिटेक्शन हो सकता है, रिफ्रैक्टिव एरर हो गया, ग्लूकोमा हो गया, कैटरेक्ट हो गया, एडल्ट में भी ये चीजें होती है। और एक एम्ब्लोपिया मैंने बता दिया है कि एक आंख की रोशनी कम होती है या चश्मे का नंबर दोनों आंखों का अलग अलग होता है या डिफरेंस होता है, उसमें एक आंख सप्रेशन में चली जाती है, जिसके कारण हमें देखना पड़ता है। ਫਿਰ नुकसान ਉਹਦਾ ਸਰ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ हाँ ਚੈੱਕ करने की कोशिश? हाँ, ये पहली बात तो बच्चों को पता नहीं है। जैसे कि हमने अभी बताया ना, हमारा दोस्त है, उसका लड़का है 19 साल का, उसने कभी एक आंख बंद करके देखा ही नहीं और उसको चश्मा लगा हुआ है। ऐसे में क्या होता है कि जिनका बच्चे को पता नहीं रहता कि उसकी एक आंख की रोशनी कम है, तो उसको इग्नोर करता है, सेपरेशन में चली जाए। ऐसे में उसका प्रॉपर रिफ्रैक्टिव एरर, रिफ्रैक्शन जो है, मतलब प्रॉपर आंखों के नंबर मिलना चाहिए और उसको लगाना चाहिए। एक तो ये है प्रॉपर नंबर आंखों का लगे और उसको लगाए। दूसरा ये कि जो आंख कमजोर हो, इसमें ऑक्लूजन थेरेपी कहते हैं, इसमें जो नॉर्मल आई है उसको बंद करते हैं और जो जिसमें कम रोशनी है उसको देखने देते हैं ताकि वो एक्टिव हो। और भी ट्रीटमेंट है, लेकिन डिटेक्शन और प्रॉपर रिफ्रैक्टिव करेक्शन और ऑक्लूजन इसका इलाज है। ठीक है। अगर एक आंख में नंबर ज्यादा होता है या किसी दूसरे कारण से, फिर तिरछापन भी हो जाता है, जिसे स्क्विंट कहते हैं। लोग जो है ना स्क्विंट को भी नहीं दिखलाते, स्क्विंट को दिखला दें, उसमें प्रॉपर रिफ्रैक्शन हो जाए, प्रॉपर चश्मे का नंबर लग जाए, तो उसमें भी रोशनी बढ़ सकती है। और अगर चश्मा लगने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है स्क्विंट तिरछापन, तो उसके बाद उसका सर्जिकल इलाज होता है। ये भी काफी इग्नोरेंट होती है स्क्विंट जो है ना, जिसे तिरछापन कहते हैं, या तो आंखें अंदर चली जाती है, बाहर की ओर चली जाती है। तो ये भी एक ठीक है सर। हाँ जी, अपने ग्रुप विचों कोई भी सवाल पूछना चाहता होवे तुसी डॉक्टर साहब नूं पूछ सकदे हो। जसवीर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी सर। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ
नजर बिल्कुल ठीक है, कोई गल नहीं, पर फिर भी कदी कदी रीडिंग वास्ते ना ग्लास लाने पैंदे नहीं तां रीडिंग हाँ, ग्लासेस ओके। ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੜੇ। ऐसे काफी ग्लासेस आ रहे हैं जिसे हम कहते हैं, जिससे रेटिना ग्लासेस पहना जाए जिससे कि आंखों को हाँ, बचाया जा सके। हाँ जी सर। तो ये कहना बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, अगर जो मेन चीज जो ओल्ड एज में जो होती है, जो 60-70 ईयर्स में या यंग में भी हो जाती है, लेकिन अधिकतर जिसे एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन कहते हैं, ठीक है, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, ये आजकल एजिंग में बहुत ज्यादा कॉमन हो रही है, और इसको प्रिवेंट करने के लिए लोग काफी तरह के क्लासेस पहनते हैं, जो कि जिनका 100% कोई प्रूव नहीं है, क्योंकि एज रिलेटेड जो मैकुलर डिजनरेशन है उनमें जो कारण है वो खाना पीना है, जेनेटिक्स हैं, जैसा कि बताया ना, जेनेटिक्स हैं, या ऑकुलर कंडीशन होती है, आईज जैसे जिनको मायोपिया होता है, जिनकी माइनस ग्लासेस लगे होते हैं, ये एक अलग ग्रुप होता है जिनका मोटा चश्मा होता है, जिसे हम मायोपिया कहते हैं। तो उसमें एक चीज होती है आंखों को दिखलाना रेगुलरली, और ये टॉपिक अब जिसमें मायोपिया है उसमें अगर पहले तो अगर आपको तकलीफ नहीं है, जैसी चश्मा बनता है तो एक बार रेटिनल एग्जामिनेशन जरूरी है, पेरिफेरल रेटिनल एग्जामिनेशन, ताकि कोई ट्रीटेबल लीजन हो रेटिना के अंदर रेगुलरली दिखलाने पर, तो उसका लेजर हो सकता है, उसका वहीं पे रोका जा सकता है रेटिनल डिटैचमेंट से, जो कि सीरियस कंडीशन है। दूसरी है एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, ये आजकल मशीनों से जल्दी डिटेक्ट हो जाती है, ताकि इसका प्रॉपर टाइम पे इलाज हो जाता है। इसमें इंजेक्शंस होते हैं, आँख के अंदर इंजेक्शंस लगते हैं, और ये भी बीमारी बहुत पहले शुरू हो जाती है, लेकिन इसका डिटेक्शन एकदम रोशनी कम होती है आँख में, या तिरछा टेढ़ापन नजर आने लगता है, या डिस्टॉर्शन होता है इमेज का, तो इसके लिए अर्ली डिटेक्शन जरूरी है। ओके। फर्क होता है, हाँ कुछ जी। जेनेटिक्स का फर्क होता है। तो जैसे कि योगा करते हैं लोग, ऑक्सीजन सेचुरेशन ज्यादा हो जाता है, डीप ब्रीदिंग लेते हैं, उससे फर्क पड़ता है। खाने पीने पे एंटीऑक्सीडेंट जो लोग कहते हैं, और या जब कभी एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन हो जाती है एक आंख में, तो मैं एंटीऑक्सीडेंट देते हैं। ओके। तो ये खाने पीने का एक अलग टॉपिक है, लेकिन इतना जरूरी है, डॉक्टर सेठी बताएंगे कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इस, ओवरऑल इस, इसका इफेक्ट है क्या है, लेकिन फिर भी ये खाने पीने का जो हमारे आयुर्वेदिक सिस्टम में है उसके बारे में ये बताएंगे। हाँ बताइए डॉक्टर साहब। जैसे बच्चों को 1 नंबर -1 या -0.05 का नंबर लगता है, उसका तो मेरा प्रैक्टिकल तजर्बा है कि वो चश्मा उतर जाता है बच्चों को। तो उसमें क्या है, क्या खाना होता है, हमने क्या डाइट है, उसका मैं ब्रेकफास्ट का एक रूल बताता हूँ आपको। तो उससे मैंने बहुत ही बच्चों को, मतलब कि मैं बता ही नहीं सकता कितने बच्चों को उनके द्वारा एकदम 0 पे आ गया, नंबर एकदम हट गया। तो उसके लिए क्या है, उनको ब्रेकफास्ट के लिए बच्चों को ताजा मक्खन, जैसे 2 चम्मच ताजा मक्खन निकालना है, उसमें काली मिर्च और चीनी डाल के उसको खिला देना है, और ऊपर से कच्चा नारियल, जो हरे वाला नारियल होता है, वो खिलाना है, और थोड़ी सी सौंफ दे देनी है उसको। और उसके बाद 1 गिलास दूध का पी के वो बच्चा अपने स्कूल जो भी जाता है, दिनचर्या जो भी है वो करे। बस ये उसका ब्रेकफास्ट है। डेली आप ब्रेकफास्ट करोगे, 15 दिन से लेके 1 महीने के अंदर अंदर ये चश्मा उतर जाता है। ओके। ये सालों तक के लिए ये, और डॉक्टर सेठी बता रहे, इसका प्रूफ नहीं है, लेकिन काफी लोगों ने इसको क्लेम किया है। एक्यूप्रेशर हो गया, मैग्नेट थेरेपी हो गया, खाने पीने का छोटा नंबर, लेकिन जो नंबर हुई ना, जिसपे जो स्टडी आई है, जिसमें कहा गया है कि जो लोग बच्चे, जो लोग ओपन एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसे गांव के अंदर रहते हैं, एक तो चश्मा का एक जेनेटिक्स कॉज है जिसको हम थोड़ा बहुत बदल नहीं सकते, लेकिन दूसरा है एनवायरनमेंट, खुले हवा में रहना, सूरज के नीचे रहना,
ठीक है ना, जितना आकाश तत्व जिसे कहते हैं, वहां गांव में चश्मे का नंबर कम होता है। और आजकल मायोपिया जिसे कहते हैं कि मायोपिया, आजकल लोग शहरों में रहते हैं, बंद कमरों में रहते हैं, तो उनका मायोपिया, और क्लोज वर्क करते हैं, पास का ज्यादा पढ़ते हैं, जल्दी पढ़ाई लिखाई शुरू कर देते हैं, उससे कहा गया है कि मायोपिया जो है, जिससे माइनस नंबर होता है, वो बढ़ता जाता है। इस पे कुछ स्टडीज है, लेकिन वेल डॉक्यूमेंटेड के लिए आपको लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा। और ये रीजन है कि बहुत सारी दवाइयां आ रही है मार्केट में जो कहती के नंबर को कम करती है, लेकिन जब तक हम इसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं करेंगे तब तक है। ठीक है, हाँ जी सर। एक और चीज जो इंडिया के अंदर है, जो अब आ रही है थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, कि बच्चे पहले जो है लो बर्थ वेट नहीं पैदा होते, प्री टर्म, यानी 9 महीने से पहले पैदा होना, हम लोग लेते हैं क्राइटेरिया 34 वीक से पहले या 2 किलो से कम। इन बच्चों का जैसी जन्म के बाद में 1 महीने में रेटिना एग्जामिनेशन होना चाहिए, और ये हफ्ते 2 हफ्ते या महीने में एग्जामिनेशन नहीं होता तो ब्लाइंड हो जाते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तो। इंडिया में अवेयरनेस नहीं है थर्ड वर्ल्ड कंट्री में। पहले नर्सरी सिस्टम बहुत अच्छा नहीं था, अब ये नर्सरी के अंदर इन बच्चों को जिंदा कर दिया जाता है, जिंदा रखा जा सकता है, लेकिन उसके चक्कर में उसमें ऑक्सीजन दी जाती है, और हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है रेटिना के लिए डैमेजिंग होती है, और वो आईसी में होता है, उसकी अवेयरनेस नहीं होती, उसे आरओपी कहते हैं, रेटिनोपैथी प्रीमेच्योरिटी। तो पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि उनके बच्चे का प्री टर्म हुआ है, लो बर्थ वेट हुआ है, डॉक्टर को बोले। डॉक्टर को भी अवेयरनेस होनी जरूरी है कि भाई इनका रेटिना एग्जामिनेशन करे, लेकिन रेटिना सर्जन कम होते हैं, लेकिन ये ड्यूटी बनती है पेशेंट को बताना कि इसका रेटिना एग्जामिनेशन है, गायनेकोलॉजिस्ट के लिए, पीडियाट्रिशियन के लिए भी, और पेशेंट को जल्दी से जल्दी इलाज हो, ताकि बच्चा दोनों आंखों से ब्लाइंड ना हो, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस बीमारी है। ओके, थैंक यू डॉक्टर राजपाल। ते वो मेरा क्वेश्चन ਆ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ। ਕੱਲ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਯੈਲੋ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਈਜ਼ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਈਟ ਆਫਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਵਧੀਆ ਦਿਖੇ, ਜਾਂ ਘੱਟ ਲਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸੋਗੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। हाँ, इसमें मैंने बताया है कि कमरा या तो सनलाइट के अंदर बच्चों को पढ़ाना चाहिए, अगर नहीं है तो प्रॉपर इल्यूमिनेटेड रूम होना चाहिए, लाइट पीछे से आनी चाहिए। प्रॉपर इल्यूमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है, वो कभी डिस्कस करेंगे। ये येलो लाइट मतलब डायरेक्ट ये येलो लाइट, ये थोड़ा देखना पड़ेगा येलो लाइट या वाइट लाइट का क्या कंसेप्ट है, लेकिन डायरेक्टली जो लाइट सनलाइट है या दूसरी रेज जो हार्मफुल है आईज के लिए, वो डायरेक्टली ना आंखों पे पड़े, और बच्चे या कोई भी जैसे सूर्य ग्रहण होता है इसको सीधा ना देखें, उससे भी आंखों पे असर होता है। यही असर है कि आजकल जैसे मोबाइल फोन यूज करते हैं या स्क्रीन पे बहुत ज्यादा रहते हैं काम में बच्चे, तो इसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि बीच बीच में आंखों को रेस्ट दिया जाए, ठीक है। और दूसरी बीमारी ड्राइनेस हो रही है, ड्राइनेस ओल्ड एज में, मतलब आजकल यंगर एज में काफी शुरू हो गई है ड्राइनेस और आई की ड्राइनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें लुब्रिकेशन वगैरह की जरूरत होती है आई की। लेकिन आई ना तो इसका प्रॉपर यूज करे, ज्यादा मोबाइल ज्यादा यूज ना करें, बच्चों को एडवाइस किया जाए। कुछ कंप्यूटर में या मोबाइल में ऐसी स्क्रीन आ गई है जिससे कि आई प्रोटेक्ट हो जाती है, वो आपको देखना पड़ेगा कौन से मोबाइल से, लेकिन बेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा कम यूज करें। अगर कंप्यूटर यूज करना है तो उसमें रेडिएशन स्क्रीनिंग होती है, उनका उपयोग करें। ओके, हाँ जी, थैंक यू डॉक्टर राजपाल। डॉक्टर सेठी ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲਾਸਟ ਐਂਡ ਤੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ
ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਜੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਗਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੂਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੰਸੀਵਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅਗਰ ਉਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਊਗੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਕਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਤ, ਪਿੱਤ ਔਰ ਕਫ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਓਰੀਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਪਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ। ठीक है सर। तो खाने मेरा तो यही सजेशन है। खाने पीने पे बता दीजिए, जो अधिकतर लोगों को नहीं पता रहता, खाने पीने का एल्कलाइन डाइट। हाँ, जो खाने पीने का देखो, हमारी बॉडी है 80% अल्कलाइन है, 20% सानू एसिडिक खाना चाहिए। तो इसमें क्या है, अल्कलाइन कौन सी चीजें हैं? अल्कलाइन वो है जो असी कच्चियां खाने हैं, जो प्रकृति वालों पैदा होंदियां ने। तो ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਵੇਂ ਸਲਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰੂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਅਲਕਲਾਈਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚਪਾਤੀ, ਰੋਟੀ ਹੈ, ਦਾਲ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅੱਗ ਤੇ ਚੜ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਅਲਕਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਚ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਤੇ ਚੜਾਤਾ ਨਾ, ਜੋ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਚੋਇਆ ਦੁੱਧ ਕੱਚਾ ਪੀਣਾ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਇਫੈਕਟ ਹੈ 100% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 10% ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਲਕਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਨਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਇੰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਨਰਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ 20% ਐਸਿਡਿਕ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਡਾਈਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਸੀਂ ਐਸਿਡਿਕ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯੂਰੀਆ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਗੈਸ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੇਟ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੀ। ਤਾਂ ਸੋ 80% ਸਾਨੂੰ ਅਲਕਲਾਈਨ ਡਾਈਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜੋ ਜਠਰ ਅਗਨੀ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਠਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਟੋਮਕ ਜਿਹਨੂੰ ਜਠਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਮੁੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਖਾਣੇ ਦੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀ ਉਨੀ ਡਾਈਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਪ ਤੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਡਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਠਰ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੇਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ, ਉਹ ਗਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜਿੰਨਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗਲੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੜ ਜਾਂਦਾ, ਸੜਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਗੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਐਸਿਡਿਟੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਅਸੀਂ ਅਲਕਲਾਈਨ ਡਾਈਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਲਕਲਾਈਨ ਕਿੰਨਾ? ਫਰੂਟ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਫਰੂਟ ਖਾਈਏ। ਫਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਖਾਈਏ? ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਬੋਡੀ weight ਹੈ ਉਹਨੂੰ 10 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। 80 ਕਿਲੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ weight ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਹੀ ਖਾਓ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਚ ਕਰਨਾ, 1-2 ਵਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਫਰੂਟ ਖਾਧਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਲਾਦ ਖਾਈਏ। ਜੇ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਫਰੂਟ ਖਾਧਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ, ਉਹਨੂੰ 20 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਬੋਡੀ weight ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਖਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੂਟ ਖਾ ਲਓ 3-4 ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਖੀਰਾ ਹੈ, ਟਮਾਟਰ ਹੈ, ਬੰਗੇ ਹੈ, ਤਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ, ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਪਾਤੀ, ਅਗਰ ਜਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨੀਆਂ 1-2 ਚਪਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਸਲਾਦ ਦਾ ਸਾਡੇ ਰੂਟੀਨ ਬੜਾ ਗਲਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਫਰੂਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਲਾਦ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਰੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਚ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਚਪਾਤੀ ਹੈ 16 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
तो वो फिर सड़ूगी अंदर जाके, जल्दी अंदर चली जाती है। हुण वो ब्रेन कन्फ्यूज हो जाता है, पहला मैं किनू गाला, रोटी इस करके गलदी नहीं अंदर, सलाद गल गया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਚ ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੜੀ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜੂਗੀ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਗੈਸ ਬਣਾਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਿਡਿਟੀ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਿਨਰ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਸਲਾਦ ਖਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਚਪਾਤੀ ਖਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਡਾਈਟ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਮੰਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਡਾਈਟ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ, ਹੁਣ 9 ਵੱਜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ 9 ਨਾ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਨ ਜਦੋਂ ਮੰਗੇ ਨਾ ਡਾਈਟ ਉਦੋਂ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਅੰਦਰ ਪੇਟ ਦੇ ਤੁੰਨੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਭਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਵਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਰਗਨ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਆਰਗਨ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਡਸਟਬਿਨ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਗਨ ਦੀ ਜੇ ਅਗਰ ਉਸ ਸਮੇਂ 2 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗਨ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਊਰਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਹੈ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਸਿਸਟਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਗਨ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਗਨ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਸਰੀਰ ਮੰਗੇ ਉਦੋਂ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਟਾਇਲਟ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਖਵਾਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਮੰਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸੇਠੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਖਾਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਘੱਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸੇਠੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਦਾ ਖੁਰਾਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਾਓ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, कैटरेक्ट जो ओल्ड एज में होता है उसके बारे में जिक्र नहीं किया, क्योंकि कैटरेक्ट तो हर आदमी दिखला देता है, ट्रीटेबल हो जाता है। कैटरेक्ट जो होता है मोतिया, वो ओल्ड एज में होता है, उसका ऑपरेशन हो जाता है, उससे डरे ना। ठीक है ना। लेकिन जैसे मैंने बताया ना, डॉक्टर सेठी ने बताया, खान पीन से बहुत सारी बीमारियां कम होती है। ये कभी बाद में टॉपिक लिया जाएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जितना आप रोटी को कम करेंगे, ओपनली नहीं बता सकते, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं हमारे बॉडी के आधार पे जो हम ज्यादा लेते हैं। हम जो है ना 30 से 40% खाना एक्स्ट्रा लेते हैं, ये कभी डाइट पे जिक्र करेंगे। मेनली जो है एल्कलाइन डाइट और एंटीऑक्सीडेंट यंगर एज में स्टार्ट करें। यंगर एज में हमें कुछ नहीं पता रहता, यंगर एज में लेंगे तो फिर वो 40 में जो शुरू होने वाली बीमारियां हैं वो कम हो जाएंगी। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पहले लोगों को कम बीमारियां होती थी, तो इसका कारण यही है, खान पीन, हवा, ऑक्सीजनेशन और पानी। पानी के बारे में कभी हम लोग जिक्र करेंगे। पानी जो है ना मोस्ट नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट है। पानी कोई भी पी लिया पानी, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल कि पानी भी कैसा पीना चाहिए, कभी चर्चा करेंगे। ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर राजपाल, डॉक्टर सेठी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड मे बी नेक्स्ट वीक। हाँ जी, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। मे बी नेक्स्ट मंथ फिर आप रखांगे डिफरेंट टॉपिक ते आप गल करांगे। एंड थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। ओके।